नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद ओझा और आप देख रहे हैं सनातन विचार मंच। काफ़ी पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ण व्यवस्था पे कुछ बोलूँगा। ये वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में कुछ समय लगा। 2 कारण थे, एक तो मेरी व्यस्तता और दूसरा वजह था कि मैं वर्ण व्यवस्था में ढूँढता रहा। जितने भी आप स्कॉलर्स हैं, जो हिंदू स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदुत्व के प्रोमोटर्स हैं और जो ध्वज लेके घूमते हैं, सभी से जिसके भी आप पूछिए, वो कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। सभी लोग यूनानिमसली आपको कह देंगे कि वर्ण व्यवस्था थी। मैं ढूंढ रहा था कि भाई जरा देखें एंशिएंट लिटरेचर में वर्ण व्यवस्था अगर रही होगी तो कहीं ना कुछ तो मिलेगा, कोई तथ्य मिलेगा, किस तरह की व्यवस्था थी, कैसा सिस्टम था और किस तरीके से समाज को व्यवस्था में जो है वो डाला गया था, वर्ण की व्यवस्था में डाला गया था। तो कुछ तो प्रमाण, कुछ कहीं पे कोई कोई एक प्रचलन, कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ करके थक गया और मुझे कुछ नहीं मिला। देखिए, 3 चीजें हैं जो हमें समझना है। एक तो वर्ण, वर्ण का रेफरेंस हमारे पुराने टेक्स्ट में, जो एंशियंट, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें मिलता है। मैं आगे बताऊंगा आपको वर्ण व्यवस्था, वर्ण का रेफरेंस कहाँ मिलता है। तो एक वर्ण की बात होती है, दूसरी होती है कि वर्ण व्यवस्था। अब व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था मतलब एक सिस्टम, एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसने एक व्यवस्था बना दी है कि हाँ, इस तरह के लोगों को, इस प्रांत के लोगों को या इस क्षेत्र के लोगों को या इस कम्युनिटी के लोगों को इस तरह के, इस नाम से पुकारा जाएगा, ये इस वर्ण के होंगे, इस तरह की कोई व्यवस्था जो अगर कोई इम्पोज करने वाली कोई अथॉरिटी हो। तो पहली तो बात ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस तरह की प्राचीन भारत में दिखाई ही नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई गई हो, ये इसका कहीं कोई जो है वो प्रमाण मिलता नहीं है। तो हम ढूंढ करके कहीं कोई 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 ऐसा जो है वो तथ्य नहीं सामने आता है जिससे ये कहा जा सके कि कोई व्यवस्था बनी हुई थी, कोई सिस्टम बना हुआ था वर्ण के नाम पे। और तीसरी बात है, वर्ण आधारित, एक वर्ण दूसरे वर्ण का ऊपर नीचे का कंसेप्ट नहीं है। एक वर्ण किसी भी वजह से दूसरे वर्ण का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसका जो है शोषण कर रहा है। और मुख्य रूप से जो है वो आर्थिक शोषण कर रहा है। इसका प्रमाण तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। तो अगर आप देखें वर्ण, हाँ, वर्ण के बारे में जिक्र है पुराने हमारे स्क्रिप्ट्स में, जो है जिक्र है। व्यवस्था नहीं दिखती है। और एक वर्ण ने दूसरे वर्ण का कभी भी किसी भी तरीके का शोषण किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए हम देखते हैं वर्ण का रेफरेंस कहाँ मिलता है। वर्ण का रेफरेंस मैं आपको बताऊं, सबसे पहले शुरू है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक इसका 113वां सूक्त है और इसमें जो है वो, पर ये 90वां सूक्त है और इसमें जो है इसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, पुरुष सूक्तम बोलते हैं। और इस पुरुष सूक्त में जो है एक जगह ये रेफरेंस आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक विराट पुरुष के बारे में ये पुरुष सूक्त है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुई। ये बात ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये लेकिन अभी आप, अब इसको जो है जरा ध्यान से सुने। ये जो है ये किस तरीके से किसी भी चीज को अगर आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल करके अगर आप कोट करें तो उसका जो है अर्थ ही जो है वो अनर्थ हो जाता है। तो ये जो जो चीज, ये बात जो लिखी हुई है, इसको टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है उसको कोट किया गया है और डेलिबरेट इंटेंशन से
इसको जो है तोड़ा मरोड़ा गया है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। यहाँ पे पुरुष सूक्त जो है वो पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड की रचना की के बारे में जो है वो बता रहा है, और ये कह रहा है कि ये एक पुरुष सूक्त एक विराट पुरुष है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। और वो पुरुष कैसा है, देखिए पुरुष, आप पूरा का पूरा पुरुष सूक्त जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पुरुष कैसा है। ये पुरुष जो विराट पुरुष हजारों सिर, हजारों आंखों और हजारों पांव वाला है, वो समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उंगलियों से आवृत किए हुए है। ये पूरा का पूरा 90वां सूक्त मैं आपको बता रहा हूँ। भूत और भविष्य काल सब विराट पुरुष रूप ही है। सभी प्राणी इसके एक चरण में तथा दिव्या लोक 3 चरणों में स्थित है। उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होते ही वह विराट पुरुष विभाजित होने लगा और फिर उससे भूमि आदि पिंडों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों ओर दांत वाले पशु, अश्व, गौएं, बकरी, भेड़ें आदि उत्पन्न हुए। फिर आता है कि उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शुद्ध वर्ग की उत्पत्ति हुई। उसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्णों से वायु तथा प्राण एवं मुख से इंद्राग्नि की उत्पत्ति हुई। उसकी नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार लोकों का निर्माण हुआ। ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की जो है ये व्याख्या करने की कोशिश की गई है, और ये बड़ा ही स्पष्ट है कि ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो पोएट्री है। ये पोएट्री है, और पोएट्री में जो है जो भी पोएट होता है, जो कवि होता है, वो अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इमेजिनेशन करने की छूट होती है, और ये इमेजिनेशन में जो है वो बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रतीकात्मक है। तो इस प्रतीक में जो है ये इस प्रतीकात्मक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो लिखा जा रहा है, इसमें सब कुछ प्रतीकात्मक है, जिसमें कि चंद्र, सूर्य, अंतरिक्ष सभी की उत्पत्ति की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि जानवरों की उत्पत्ति की भी बात कही जा रही है, और ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और इत्यादि जो उत्पत्ति की बात कही गई है वो उनके सीधे सीधे उनके कार्य, उनका जो प्रोफेशन है उससे संबंध रखता है। जिसमें कि जो इंटेलेक्चुअल जॉब करते हैं, जिनका कि वो काम जो इंटेलेक्ट से है, उन्हें वो ब्रेन से, यहाँ से, इस सर के भाग से वो उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, जो कि ब्रेन यहाँ पे स्थित है, सभी को पता है। और जो लोग जो है भुजाओं से जो शक्ति का इस्तेमाल करके और जो कामधनुष बाण चलाते हैं, रक्षा करते हैं, उनका भुजाओं से जो है उत्पन्न हुआ, ये एक प्रतीक मात्र है। जो पेट पालते हैं, व्यवसाय करते हैं और पेट पालते हैं, उनका जो है वो उधर से उत्पत्ति हुआ ऐसा माना। और जो लोग हाथ से जो काम करके और जो तरह तरह का जो मैनुअल जॉब है वो करते हैं, उनका जो है वो पैर से उत्पन्न हुआ। तो ये प्रतीक मात्र है। इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई एक आदमी खड़ा है और उसके सर से ये उत्पन्न हो रहा है और यहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है और ऊपर नीचे का कंसेप्ट इसमें, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल भुलावा है, छलावा है। ये इसका जो है वो अर्थ का अनर्थ निकाला गया है, तोड़ मरोड़ करके आपके सामने ऐसा पेश किया गया है जिसमें कि ये जो ऊंच नीच का भेद पैदा किया जा सके, इस तरह की ये आपको जो है भुलावे में डालने के लिए सारी बातें जो है वो कही गई हैं। तो ये पूरा और यहीं से ये एक ही ये सूक्त है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में जो आता है, यही एकमात्र रेफरेंस है जिसमें पूरे के पूरे एंशिएंट जो हमारा हिंदू स्क्रिप्चर है उसमें एकमात्र रेफरेंस एक ही बार ये पुरुष सूक्त आया है, जिसमें इस तरह की पुरुष से जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कही गई है, विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति की बात कही गई है। और इसी पुरुष सूक्त को आगे वेदों में भी, सामवेद में, अथर्ववेद में, इसमें भी दोहराया गया है, और इसी पुरुष सूक्त को बार बार दोहराया गया है। ठीक है। ये भी जो है फिर महाभारत में फिर इसको दोहराया गया है। फिर महाभारत में जब श्री कृष्ण जो है वो
कहते हैं जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो गीता गीता के प्रवचन है, उसमें भी जो है वो इस तरह की बात वहां भी रेफरेंस जो है इसी पुरुष सूक्त का है। तो ये एक अगर पूरी वर्ण व्यवस्था होती पूरे के पूरे समाज में, तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में जो है वर्ण का तो बड़ा सेंट्रल एक वो एक प्रोमिनेंट एक रेफरेंस होता ना। वर्ण के आधार पे ही पूरे समाज की समाज कैसे चल रहा है उसके बारे में जो है कुछ लिखा था। कहीं एक पासिंग रेफरेंस है, केवल पासिंग रेफरेंस है, जिसमें कि ये बताया जाता है, ये बात पुरुष सूक्त में बात लिखी हुई है। इसके अलावा पूरे के पूरे हिंदू स्क्रिप्चर में जो है कहीं पे भी वर्ण का कोई इलाबोरेट रेफरेंस आपको नहीं दिखाई पड़ता है, एक्सेप्ट मनुस्मृति। उसके बारे में मैं 2 लाइन बाद में बोलूंगा। तो इसका अर्थ बिल्कुल ही स्पष्ट है कि कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेफरेंस है वर्णों के बारे में, इसमें जो है ये उनके काम, उनके प्रोफेशन से रिलेशन है इसका, ना कि ये जो है कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक गांव है या कोई एक इस तरह के कोई कम्युनिटी है जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये सीधे सीधे उनके ग्रुप ऑफ उनके प्रोफेशन के बारे में कहा जा रहा है। कैसे? मैं प्रमाण देता हूँ। ऋग्वेद में ही जो है आगे, इसके आगे जो है ऋग्वेद में एक जगह लिखा जाता है, हे सोम। ऋग्वेद का ही ये सूक्त है जिसमें इसमें कहा था, हे सोम, मैं मंत्र करता ऋषि हूं। ठीक है, ये एक ही परिवार के सदस्यों के बारे में ये सूक्त लिखा हुआ है। हे सोम, मैं मंत्र करता ऋषि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती हैं। जिस प्रकार गौवें चारा के लिए नाना चारागाहों में फिरा करती हैं, उसी प्रकार हम लोग भी नाना व्यवसायों के द्वारा धनोपार्जन के लिए तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम इंद्र के लिए प्रवाहित हो। तो ये एक ही परिवार में सभी तरह के आपको सभी प्रोफेशन के लोग, सभी तरह के प्रोफेशन जो जो लोग कर रहे हैं, तो जो ऋषि हैं वो ब्राह्मण हो गए, जो चिकित्सक हैं वो ब्राह्मण हो गए, माता पत्थर पे अनाज पीसती हैं तो माता शूद्र हो गई, वहीं पे जो है वो जो चिकित्सक हैं वो वैश्य हो गए। तो इस तरीके से एक ही परिवार में जो है नाना प्रोफेशन के लोग रह रहे हैं, और उनको जो है अलग अलग वर्डों से उनका जो है वो उनके बारे में रेफरेंस दिया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उनके प्रोफेशन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। वेदों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि उस काल में ब्राह्मणादि वर्णों की न अलग अलग टोलियां थीं जैसा कि वर्तमान काल में दिख पड़ती हैं, और न उसके अलग अलग परिवार ही थे, बल्कि एक ही परिवार में सभी वर्णों के सदस्य दिख पड़ते थे, जैसा कि इस मंत्र से आपको पता चलता है। तो ये जो है टोटली प्रोफेशनल रेफरेंस है। अगर आप महाभारत में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो महाभारत में तो एक जगह वर्ण का जो बिहेवियरल मॉडल भी प्रेजेंट किया जाता है। एक बार कृष्ण जो है जो बता रहे हैं कि बिहेवियरल मॉडल ऑफ वर्ण, ये भी जो है वो कृष्ण ने कहा है कि जो लोग जो है वो जो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स ये बोल्डनेस, एंगर, प्लेजर, इस तरह के जो वैल्यूज हैं जो उसको वो ये करते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। जो लोग जो है जीविकोपार्जन में जिनकी रुचि होती है वो वैश्य होते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी बिहेवियर है। वर्ण जो है वो वर्ण कोई कम्युनिटी नहीं है। तो ये जो है वो डिस्क्रिप्शन बहुत ही दिया है। और कृष्ण कहते हैं ये ओ ऑफ ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास एंड वैश्यास एज ऑल्सो ऑफ शूद्रास, ओ स्कॉर्चर ऑफ फोर्स, ये अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। द ड्यूटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गुनास बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जैसा जिनका स्वभाव है
वो उसी के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक अपना जो है वो प्रोफेशन चूज करता है। उसको आज़ादी है अपना प्रोफेशन चूज करने की। वो प्रोफेशन चूज करता है। किसी को पढ़ने लिखने में मन लगता है, कोई अपने बाहुबल पे जो है वो कुछ काम करने की प्रवृत्ति रखता है। किसी को जो है ये पढ़ना लिखना बाहुबल किसी चीज से मतलब नहीं है, वो चुपचाप अपना व्यापार करता है, खेती करता है, कुछ भी करता है, और समाज के लिए वो धन उपार्जन करता है। तो और कुछ लोग जो है, जो कुछ लोग हाथ से काम करते हैं, कुछ बढ़ई का स्किल है उसके पास लोहार का स्किल है, वो लोहे से कुछ बना सकता है, वो स्कल्पचर बना सकता है, वो मूर्तियां बना सकता है। तो इस तरह के लोग हैं जो कि हाथ से अपना काम करके तरह तरह के चीजों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अपने आपका जो स्वभाव है उसके मुताबिक आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि आपका जो स्वभाव है वही आपका वर्ण है। आपका उसी के मुताबिक आपका वर्ण डिटरमाइन होता है कि आपको किस चीज में आपकी रुचि है। आप रुचि से आप अपना प्रोफेशन डिटरमाइन करते हैं, और उससे जो है वो आपका जो है वर्ण, उसका एक वर्ण मतलब क्या है, एक नॉमेनक्लेचर आपको दे दिएगा कि ठीक है आपकी रुचि जो है इसमें है, पढ़ने लिखने में है, और आप जो है वेदों का अध्ययन कीजिए, या तो आपको जो है ये नाम दिया जाएगा आपको। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का जो एक नॉमेनक्लेचर सोसाइटी में था, कोई इस तरह का डिस्टिंक्शन लोगों के बीच, एक टोली, लोगों, ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी डिस्टिंक्शन, कहीं पे इसका कोई एविडेंस दिखाई नहीं पड़ता है। किसी भी तरह की वर्ण व्यवस्था की का कोई एविडेंस हमारे पूरे के पूरे लिटरेचर में दिखाई नहीं पड़ता है। मनुस्मृति, बहुत सारे लोग जो है मनुस्मृति के बारे में सवाल उठाते हैं। मनुस्मृति में तो बड़ा कुछ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सही है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले मनुस्मृति के बारे में बात करने के लिए टिम इनगोल्ड, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनको मैं कोट कर रहा हूँ। टिम इनगोल्ड, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट्स that Manusmriti is a highly schematic commentary on the Varna system, but it too provides models rather than description. तो ये क्या है, क्या बताने की कोशिश ये कर रहा है कि मनुस्मृति जो है वो एक मॉडल प्रपोज कर रहा है। दिस इज, आप इसको मॉडर्न टाइम्स में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक पेपर था, एक मनु के द्वारा एक लिखा हुआ एक पेपर था। उनकी उनकी अपनी विचार, उनके अपने विचार थे कि आप इस तरीके से अगर सोसाइटी होती, लोग अपने अपने वर्ण में ऐसे ऐसे करके विभाजित होते और अपने अपने वर्ण में का जो कर्तव्य है वही पूरा करते, तो सोसाइटी जो है वो बड़ा ही सुचारू रूप से चलता। और इस तरह का उन्होंने प्रपोज किया, जो कि कभी भी प्रैक्टिस में हो नहीं पाया। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी प्रैक्टिस में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये मनुस्मृति का, मनु के अपने विचार थे जो कि कभी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक कि पनिशमेंट का भी प्रोविजन रखा अपने इस ट्रियटीज में। एक पनिशमेंट का प्रोविजन रखा, जो आदमी अपने वर्ण के कर्तव्यों से हट करके दूसरा कुछ काम करने की कोशिश करता है उसको पनिश किया जाए। सोसाइटी ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये उनके अपने विचार थे, जिसको कि उन्होंने एक पेपर के तौर पे, पेपर उस जमाने में कोई जर्नल तो छपता नहीं था, तो उन्होंने एक बुक के रूप में जो है लिखा उसको। ये उनके अपने विचार थे, और ये जो उनके जो भी विचार थे, सही थे कि गलत थे, ये जो है इस पे बहस चलती रहेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसे हिंदू समाज ने, भारतीय समाज ने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और ये उनके बुक में ही बंद करके रह गया। सुशांत बेली कहते हैं कि मनुस्मृति और जो इस तरह के जो धर्मशास्त्र वाले जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने जो है वर्ण सिस्टम में जो है काफी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बट द एंशियंट टेक्स्ट डिड नॉट इन सम वे क्रिएट द फिनोमेनन ऑफ कास्ट इन इंडिया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था ऐसा कुछ बना नहीं पाए यहाँ पे। तो ये जो है वो, हम बहुत जगह अगर आप देखेंगे कि हमारे संस्कृत के शब्दों की जो है वो गलत व्याख्या की गई है, और या तो उनकी जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है, या फिर जो स्कॉलर्स थे वो कंफ्यूज कर गए क्योंकि उनको संस्कृत आती नहीं थी,
वो संस्कृत सीखने की कोशिश किए, मर्दों जो शब्द थे संस्कृत के, उसका जो है वो लिटरल मीनिंग तो उनको समझ में आ गया, लेकिन भावार्थ उनकी समझ में नहीं आया। तो उसका वो गलत मतलब निकाले, और इस गलत अर्थ का जो है वो पॉलिटिशियंस जो है उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। पॉलिटिशियंस मतलब क्या, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिनको आकर के इस देश में जो है लूटपाट मचाना था, उन लोगों ने उसका जो है गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल करके इस देश को लूटने में के लिए उसका जो है उसको एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जो है गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ संस्कृत वर्ड्स के। आर्य, आर्य क्या होता है? आर्य होता है जैसे कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति समाज में है तो उसको संबोधित आप कैसे करेंगे? आप उसको आर्य कहते हैं। और एक भाई साहब थे मैक्स मुलर साहब, उन्होंने जो है वो पूरी एक काल्पनिक आर्य जाति का निर्माण कर दिया। एक कैस्पियन, जो सेंट्रल एशिया में आर्य नाम की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक ट्राइब का निर्माण कर दिया। और उनके हिसाब से वो काफी जो है वो उन्नत थे, और उन्होंने उनके पास वेद था, उनके पास संस्कृत था, और वो इस भारत की भूमि पे जो है आए। पहले तो वो कहते रहे कि वो उन्होंने आक्रमण किया, फिर जब बाद में जब आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला तो वो कहने लगे कि नहीं, आक्रमण नहीं हुआ, वो माइग्रेशन हुआ। और वो माइग्रेट करके इंडिया में आए, और आकर के उन्होंने वहाँ संस्कृत और वेद इंडिया को दिया, और इस तरीके से उन्होंने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का एक प्रपंच जड़ दिया, जबकि इसका कहीं कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आज भी हमारे दिमाग में जड़ा हुआ है। हम अपनी किताबों में बच्चों को पढ़ाते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और पूरी की पूरी हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो आर्य द्रविड़ की राजनीति जो है इसी थ्योरी के आधार पर चलती है। ये बड़ा ही हास्यास्पद नहीं लगता आपको? और इसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है? सोर्स ऑफ ऑरिजिन ये है कि आप जो है कोई किसी को, किसी सम्मानित व्यक्ति को आर्य पुकार रहा है, तो उसको लगा कि ओ अच्छा, ये आर्य जाति का है, इसलिए इसका बड़ा सम्मान हो रहा है। तो ये एक हास्यास्पद इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर है, और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता। अभी अभी आप नवरात्रि की पूजन में लगे होंगे आप सभी, और आप जो है दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, और दुर्गा सप्तशती का जाप करते होंगे। उसमें आप पढ़ते होंगे, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने कभी सोचा है कि इस श्लोक में ये जाति शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे जाति शब्द का क्या अर्थ है? जाति जो है ये, यहाँ जाति शब्द का अर्थ वो अर्थ नहीं जो आज के डेट में, आज की तारीख में आजकल हम लोग जाति के नाम से समझते हैं। ये जाति जो है वो मनुष्य जाति, यहाँ तक कि जो मनुष्य, पूरा का पूरा मनुष्य जो है वो एक जाति है। उसी तरीके से जो है हर प्राणी यहाँ पे एक जाति है। एक पशुओं की जाति है, एक पक्षियों की जाति है, यहाँ तक कि जो निर्जीव पदार्थ हैं उनकी भी जाति है। पत्थर, जो पहाड़ है उसकी एक जाति है, जो जल, जो नदी है उसकी एक जाति है, वायु जो है उसकी एक जाति है। और यहाँ पे हम जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जो जातिगत गुण है, जैसे वायु का गुण है, जातिगत गुण है वायु का कि वो जो है वो प्राणदायी है, तो ये जो है ये गुण उसके अंदर बरकरार रहे, जल का प्रवाह चलता रहे, ये उसका जातिगत गुण है। जल का, पहाड़ खड़े हैं तो ये उनका जातिगत गुण है कि वो उसी तरीके से खड़े रहें। तो ये सारे जो है मनुष्य जाति, और जो पशु पक्षी हैं उनकी भी, जब उनके भी अपने अपनी जातिगत गुण है। ये सारा जो है ये इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो ये इकोसिस्टम जो है तभी चलेगा जब ये जो मनुष्य जाति और पशु की जो जातियां हैं, जो पक्षियों की जो जातियां हैं, या जल और वायु और इनकी ये जो जाति है, ये सभी अपने अपने जातिगत गुण जो हैं इनके अंदर, वो अपना जाति गुणजात के गुणों जो है वो इनका जाति धर्म निभाते रहे, तो ही जो है ये सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन आप इसको जो है आप तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो संस्कृत शब्द हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो पुराने हिस्टोरियंस हुए हैं इंडिया में, जो प्रोमिनेंट, जो सरकारी हिस्टोरियन जिनको कहा जा सकता है, ये सरकारी हिस्टोरियंस जो हुए हैं, ये लोग जो है, इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? यही लोग संस्कृत ये नहीं जानते। ये तो मतलब हमारे एक
मैं नाम नहीं लूंगा, जो बहुत प्रोमिनेंट एक हिस्टोरियन है, जो कि हमारे एंशियंट इंडिया के जो है वो ये माने जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा विदुषी माने जाती हैं। वो जो है उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दिया कि मुझे संस्कृत नहीं आती। आप संस्कृत नहीं जानते हैं, और आप जो है एक और भाई साहब हैं हिस्टोरियन, सरकारी हिस्टोरियन, जो कि अपने आप को मेडिएवल जो इंडिया के जो है वो बड़े हिस्टोरियन मानते हैं, बताते हैं उन्हें फारसी नहीं आती। तो आप जो है एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री आप कैसे लिखेंगे अगर आपको संस्कृत नहीं आती? तो ये लोगों ने क्या किया है, जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने जो है संस्कृत टेक्स्ट का जो है वो ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को ये पढ़ करके उसके बाद ये हिस्टोरियन बन गए और अपने आप को एंशियंट इंडिया का एक्सपर्ट बताने लगे। और इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है वो तोड़ मरोड़ करके रख दिया गया। कुछ तो हो सकता है अनइंटेंशनल हो, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इंटेंशनल भी था इसमें भी। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रोमिनेंट जो हिस्टोरियंस, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उनकी क्या राय थी। सबसे पहले मैं आपको जो है एक स्टीफन जैनिसन एंड जोएल ब्रेरेटन हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ संस्कृत हैं और रिलीजियस स्टडीज हैं। इन्होंने जो एक बुक लिखी है, जो द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट रिलीजियस पोएट्री ऑफ इंडिया। वो लिखते हैं कि there is no evidence in the Rig Veda for an elaborate, much subdivided and overarching caste system, and the Varna system seems to be embryonic in the Rig Veda, and both then and later a society ideal rather than a social reality. दूसरे समाज विज्ञानी हैं पैट्रिक ओलिवेले, जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ संस्कृत एंड इंडियन रिलीजियस स्टडीज, और उन्होंने बहुत सारे वैदिक लिटरेचर, धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास का जो है वो ट्रांसलेशन किया है संस्कृत से अंग्रेजी में। उनके उनका उनके विचार क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्टेट दैट एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन टेक्स्ट डू नॉट सपोर्ट द रिचुअल पॉल्यूशन, प्यूरिटी, इम्प्योरिटी एज द बेसिस फॉर द वर्ण सिस्टम। इनका कहना है कि द ओनली मेंशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द शास्त्र टेक्स्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम इज अबाउट पीपल who commit grievous sins and thereby fall out of their varna. ठीक है, these are fallen people and they are impure and they are ostracized. तो ये उनका कर्म है। Olivelle adds that the overwhelming focus in matters relating to purity and impurity in Dharma Shastra text concerns individuals irrespective of their Varna affiliation. And all four Varnas could attain purity or impurity by the content of their character, ethical intent, actions, innocence or ignorance, stipulations and ritualistic behaviors. आप क्या काम, आपने कोई गलत काम किया है समाज में, आप किसी वर्ण के हो, आप चाहे वो आप आपने कोई गलत काम, कोई सिन किया, कोई आपने दुष्कर्म किया सोसाइटी में, तो सोसाइटी आपको जो है वो अनटचेबल डिक्लेयर कर देती है। समाज से आपको बहिष्कृत कर दिया जाता था और आपको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसमें भी दे हैड अ राइट टू लिव, उनको जो जीवन का अधिकार उनको भी था, लेकिन समाज के बाहर, समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे दुष्कर्मी लोगों को, जो लोग घोर अपराध करते थे, उनके लिए जो है ये व्यवस्था बनाई गई थी, न कि नॉर्मल आदमी जो संसार जो समाज में रहते थे उनके लिए ये व्यवस्था कभी नहीं बनाई। धर्मोंट भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और वो कहते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी दैट इमर्जेस फ्रॉम धर्मा लिटरेचर is concerned with the individual and not with groups. तो ये जो बातें हैं ये बड़े स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। एक पद्मनाभ जैन है, जो कि प्रोफेसर हैं इंडिक स्टडीज के और जैनिज्म और बुद्धिज्म के, वो भी जानकार रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बुक जो है वो आदि पुराना, उसमें लिखा है कि देयर इज ओनली वन जाति दैट कॉल्ड मनुष्य जाति और ह्यूमन कास्ट, but divisions arise account of their different professions.
तो प्रोफेशन के आधार पे जो है उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। ये बात ये भी कि जाति एक ही है। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट आगे लिखते हैं, पद्मनाभ जैन का ही स्टेटमेंट है। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट mention Varna system in South Asia, but the details suggest that it was non-rigid, flexible, non-hierarchical, and with characteristics devoid of features of a social stratification system. कोई वर्ण व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो और वज्र सूची उपनिषद में ब्राह्मण को डिफाइन कैसे किया गया? हु इंडीड देन इज द ब्राह्मण? He who has directly realized his Atman is without a second devoid of class and actions that exist penetrating all things, that pervade everything. He is he who is devoid of the faults of thirst after worldly objects and passions, whose mind is untouched by pride and egoism. He only is the Brahmana. ये ब्राह्मणों का डेफिनेशन है। तो ये इसमें जाति कहा है, इसमें वर्ण कहा है। एक मनुष्य का एक एक विवरण है, एक ऐसे मनुष्य का विवरण है जिसने अपने आत्मन को इतना ऊंचा कर लिया है अपने साधना से, अपने तप से, अपने पढ़ाई लिखाई से, कि वो जो है वो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गया है और उसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो इसमें जो है इसको किसी तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो है के बारे में बात करना ये फुलिश है और ये मिस्चीवियस है। आपको मैं एक दो और उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत बहुत लंबा ये लिटरेचर है, इसलिए ये तो संभव नहीं है कि मैं सारी चीजों को यहाँ पे रख सकूं, समय के का भी अभाव है। तो लेकिन मैं एक सबसे एक अल बरूनी का नाम आप सुने ही होंगे, जो कि वो गजनी के साथ एक हिस्टोरियन आता है, और डेफिनेटली गजनी के साथ जो हिस्टोरियन आया था वो गजनी का दरबारी था और वो भारत का दोस्त तो नहीं था, लेकिन वो भारत में आकर के उसने गहन अध्ययन किया और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और उसका जो रिकॉर्ड है भारत के बारे में, उसको बड़ा ही उसको तथ्यात्मक मानते हैं लोग। क्यों? उसमें वो लिखता है, अल बरूनी लिखता है अपनी बुक इंडिया बाय अल बरूनी। इस बुक में उसने लिखा है कि much however as these classes differ from each other, they live together in the same towns and villages, mixed together in the same houses and lodgings. ये अल बरूनी का जो है लिखा हुआ है, ये 1100 में जब बिजनी आया था तब 1100 AD। एक हमारे बहुत ही ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. बाशम। और ये जो है वो प्री मुगल पीरियड में हिंदुस्तान कैसा था उसके बारे में जो है बहुत विस्तृत इन्होंने इस बुक में लिखा है कि मुगलों के आने के पहले हमारा भारत किस तरीके का था। तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया अच्छा डिटेल अकाउंट दिया है भारतीय समाज का। ये लिखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोस्ट मेडिएवल सेक्ट्स, class and caste were affairs of the body rather than of the spirit, and verses expressing the fundamental equality of all men are to be found in Dravidian devotional literature and in vernacular religious literature of later times. Sudra kings were not unknown, and many Sudras must have been very, very prosperous. तो ये एविडेंसेस जो है ये केवल मैं बड़े ही दावे के साथ जो है ये कह सकता हूँ कि वर्ण का रेफरेंस हाँ मिलता है। वर्ण का रेफरेंस जो है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन के तौर पे मिलता है। ये किसी भी तरह का समाज का वर्गीकरण इसमें नहीं मिलता है। जो जिस तरह का प्रोफेशन फॉलो करता था अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने स्वभाव के अनुसार जिस तरीके का प्रोफेशन फॉलो करता था उस तरीके का नॉमेनक्लेचर उसको दिया जाता था, और कोई वर्ण व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी हमारे एंशिएंट समाज में। आते हैं हम मेडिएवल पीरियड में जो रिचर्ड एटन है जो कि प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है, एनीवन कुड बिकम अ वॉरियर regardless of social origins, nor do the jati, another pillar of alleged traditional Indian
society appear as features of people's identity. Occupations were fluid. Evidence shows, according to Eaton, that Sudras were part of nobility, and many father and sons had different professions, suggesting that social status was earned, not inherited. ये 11th and 14th century, अब मैं medieval period की बात कर रहा हूँ. In the Tamil Nadu region of India, studied by Leslie Orr, a professor of religion, Chola period inscriptions challenge our ideas about the structuring of society in general. In contrast to what Brahmanical legal texts may lead us to expect, we do not find that caste is an organizing principle of society, or that boundaries between different social groups is sharply demarcated. In Tamil Nadu, during ancient and medieval period, the बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो कि पहले एलिट कास्ट थे और जो कि बाद में उनकी जो है वो सोसाइटी में पोजीशन और कास्ट ये सब बदलता रहता है. Varna is rarely mentioned in the extensive medieval era records of Andhra Pradesh. For example, ये सिंथिया टैलबोट हैं, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड एशियन स्टडीज, ये लिख रहे हैं टू क्वेश्चन वेदर वर्णा वाज socially significant in the daily lives of this region. Most mentions of Varna in the Andhra inscriptions come from Brahmins. Two rare temple donor records from warrior families of 14th century claim to be Shudras. One states that Shudras are the bravest, and the other states that Shudras are the purest. Sushan Bailey फिर लिखते हैं कि until well into the colonial period, much of the subcontinent was still populated by people for whom the formal distinction of caste were of only limited importance. Even in parts of so-called Hindu heartland of Gangetic Upper India, the institutions and beliefs which are now often described as the elements of traditional caste were only just taking shape as recently as the early 18th century. That is, when the Mughal era was collapsing and Western power was expanding into the subcontinent. और एक और मैं आपको बताता हूँ, ये कंप्लीटली बकवास थ्योरी है जो कि मुगल हिस्टोरियंस के द्वारा चलाया गया कि लोअर कास्ट के लोग जो हैं उत्पीड़न से बचने के लिए उन लोगों ने जो है वो धर्म परिवर्तन किया और वो मुसलमान बन गए. Daryl MacLean, a professor of social history and Islamic studies, asserts that the caste and conversion theories about Indian society during the Islamic era are not based on historical evidence or verifiable sources, but rather on the personal assumptions of Muslim historians about the nature of Islam, Hinduism, and Buddhism in the northwest Indian subcontinent. तो ये जो है ये सच्चाई थी. ये हम आज बड़े ही पक्के विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं रहा, कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहा. वर्ण हो सक जब प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन होता चला गया तो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन पहले जो है वो 4 वर्ण थे, ठीक है. अब उसके बाद एक आदमी, एक किसान था, वो किसान वो खेती भी कर लेता था, लोहे का कुछ सामान भी बना लेता था, लकड़ी भी काट करके अपनी कुल्हाड़ी में जो है उसका डंडी लगा लेता था, सब तरह के काम करता था. लेकिन जब सोसाइटी आगे बढ़ता है तो फिर प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, डिविजन्स होने लगते हैं. तो लकड़ी काटने का काम एक पर्टिकुलर ग्रुप करने लगता है और लोहे का काम एक पर्टिकुलर ग्रुप करने लगता है. तो इस तरीके से सब क्लासिफिकेशन जो है प्रोफेशन का होता रहता है. आज के डेट में अगर आप देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के ग्रुप है, इंजीनियर्स के ग्रुप है, लॉयर्स के ग्रुप है. डॉक्टर्स में भी जो है फिर फर्दर प्रोफेशनल सब क्लासिफिकेशन होता है. तो कोई फिजिशियन का ग्रुप है, सर्जन का ग्रुप है, न्यूरो सर्जन का ग्रुप है, कार्डियक सर्जन का ग्रुप है. तो इस तरह से सोसाइटी में ग्रुप्स बनना जो है ये बहुत ही एक किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जो है बड़ी नॉर्मल सी बात है कि किसी भी सोसाइटी में ग्रुप्स बनते हैं और प्रोफेशनल आइडेंटिटीज बनती हैं. और यही लोग जो आइडेंटिटीज जो बनती हैं ये लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं. यहाँ तक कि ये जो पॉपुलेशन जो है ये एंडोगामी को एक सबूत माना जाता है कि ये जो है जाति प्रथा का सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग एंडोगैमस थे.
एंडोगैमस ये लोग जाति के लिए नहीं थे, एंडोगैमस ये लोग अपने प्रोफेशन के लिए थे। उस समय जो है एक जैसे एक लकड़ी के काम करने वाला आदमी है, तो वो लकड़ी के काम करने वाला आदमी जो है अपना जो स्किल है उसको कैसे प्रिजर्व करेगा, उसके लिए जो है उसको अपनी कम्युनिटी में बड़े स्किल को पास ऑन करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन में। वो स्किल ही जो है उसकी आजीविका है, उसका जीवन यापन करने का साधन है। तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास ऑन करेगा? तो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए इसको कुछ हद तक एंडोगैमी का प्रैक्टिस होता है, लेकिन ये एंडोगैमी जो है ये स्ट्रिक्ट नहीं है। एंडोगैमी ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक्सोगैमी के हजारों उदाहरण हैं। और हजारों लोग जो है वो मतलब कोई ऐसा कुछ कोई जबरदस्ती ऐसा कहीं भी इम्पोजिशन का कहीं कोई एविडेंस नहीं दिखाई पड़ता है कि एंडोगैमी को जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता था उस जमाने में। एंडोगैमी लोग अपने प्रोफेशन अपना प्रोफेशनल स्किल्स को प्रिजर्व करने के लिए करते थे। जो वैद्य है वो अपने वैद्य की जो कला है, जो डॉक्टरी की जो कला है, उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए वो लोग जो है पास ऑन करना पड़ता था उसको, क्योंकि वो उसकी जीविका का साधन था। तो इसलिए जो है लोग एंडोगैमस थे कुछ हद तक, लेकिन एक्सोगैमी वाज अ रूल। वो कोई ऐसा कुछ कहीं पे कोई स्ट्रिक्ट कोई बंधन नहीं था कि आप एक्सोगैम आप दूसरी कम्युनिटी में या दूसरे प्रोफेशन के लोग के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। ये उसी तरीके की बात हो गई कि आज के डेट में डॉक्टर अगर किसी इंजीनियर से शादी कर लेता है तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, कि कोई इसमें कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है। तो उसी तरह की सोसाइटी थी। और आपको ये ध्यान सबसे बड़ी बात जो हमारे ध्यान जहन में जो आती है वो ये आती है कि हमारा सोसाइटी जो है एक डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी, ये शुरू से ही हमारे भारत भूमि में रहा, जो कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। हमारे जनपद, हमारे महाजनपद, यहाँ तक कि हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट जो राजा भी हुए, उनका उनके ऊपर बंधन जो है वो समाज का रहता था। समाज की मूल्यों की वो अवहेलना नहीं कर सकते थे। समाज के मूल्यों के अनुसार ही उनको जो है अपना शासन करना पड़ता था। और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिसमें समाज का कंट्रोल, समाज का कॉमन आदमी जो है उसका कंट्रोल अपने, कभी कभी तो डायरेक्ट कंट्रोल होता था इन द फॉर्म कि कुछ जो है वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शंस भी होता था, जैसा कि हम जानते हैं वैशाली वगैरह में होता था। और सभी जनपद में, जनपद के जो ये होते थे जो मुख्य पदाधिकारी जो होते थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो इलेक्टेड होते थे। जहाँ पे राजा भी हुए, वो राजा भी जो है वो अपनी छोटी सी छोटे प्रजा की बात को अनसुनी नहीं कर सकता था, सामाजिक मूल्यों को की अनसुनी नहीं कर सकता था। और आप पूरा का पूरा महाभारत उठा करके देख लीजिए, वो पूरा का पूरा महाभारत इन्हीं सामाजिक मूल्यों के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो रची गई है। और उसमें पूरा का पूरा वाद विवाद जो है वो सामाजिक मूल्यों को लेकर के है, क्या सही है क्या गलत है। और सामाजिक जो गुरु थे दुर्योधन, दुर्योधन जो था वो बुरा क्यों था? क्योंकि उसने सामाजिक मूल्यों की अवहेलना की। और पांडव जो है अच्छे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सामाजिक मूल्यों को प्रोटेक्ट किया, उसको जो है उसको कायम रखा। तो इस ये जो है वो जो चीजें हैं, ये कहीं पे हिंदू दुनिया के बाहर कहीं पे कहीं देखने को नहीं मिलता है। इतनी प्राचीन सोसाइटी में, इतनी प्राचीन सभ्यता में, जहाँ के लोग डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं जानते थे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ये शब्द तो था ही नहीं डेमोक्रेसी नाम का कुछ जो है। उस समय भी जो है हमारा जो समाज था वो प्रजातांत्रिक था। समाज जो है वो प्रशासन को के ऊपर नियंत्रण रखता था, मूल्यों को तय करता था। प्रशासन समाज के निर्देशानुसार चलता था, ना कि समाज प्रशासन के निर्देशानुसार चलता था। ये सारी बातें जो है तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। और कोई इस तरह की जो है सोशल कोई स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल क्लासिफिकेशन, समाज को बांटने की कोई भी जो है वो कोई मैकेनिज्म नहीं था उस जमाने में। कहाँ शुरू होता है प्रॉब्लम, कहाँ पे शुरू होता है? अभी मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, बहुत लंबी कहानी है, इसलिए जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो बाहर के लोग हैं और मुगल भी जो है उन्होंने कुछ हद तक जो है वो रिचर्ड एयरटन जो है वो लिखते हैं कि द medieval era इस्लामिक सल्तनत इन इंडिया यूटिलाइज्ड दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो अलग अलग
जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया टू रूल एंड कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, कन्वर्शन के लिए और नॉन मुस्लिम से जो है वो लिखने के लिए। कोलिन मैकेंजे एक ब्रिटिश सोशल हिस्टोरियन थे जिन्होंने collected vast numbers of texts on Indian religions, culture, tradition, and local histories from South India and Deccan region. But his collection and writings have very little on caste system in 18th century India. क्लियर एविडेंस है कि 18th सेंचुरी इंडिया तक भी हमें कोई जाति व्यवस्था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं दिखाई पड़ता है। हम जो है भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण यादव नहीं पुकारते हैं और भगवान श्री राम को राम सिंह नहीं लिखते हैं। ना ही आप जो है कहीं पे कोई आप किसी महर्षि को आप पाएंगे विश्वामित्र पांडे, ऐसा कभी सुना है आपने? ये कहाँ से आया है? मैं बताता हूँ कहाँ से आया। Between 1860 and 1920, the British incorporated the caste system into their system of governance. ये यहाँ पे कास्ट को उठा करके लाते हैं और अपने, अब देखिए अब यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है पूरे भारत को रूल कर रही है और ये लोग जो है जाति को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हैं, ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एंड सीनियर अपॉइंटमेंट्स only to few castes, so called upper castes. अभी इन लोगों ने कैसा कैसा जो है वो रूल बनाया, कैसा कैसा कानून बनाया और समाज को जो है जातियों में विभाजित करने के लिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। The British colonial government, for instance, enacted the Criminal Tribes Act of 1871. अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में ब्रिटिशर्स ने जो है वो परमानेंटली कुछ जातियों, कुछ लोगों को जो है ये उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग जो है जो कि इस कम्युनिटी के हैं, ये कम्युनिटी जो है ये दे आर क्रिमिनल बाय बर्थ कास्ट्स। अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश स्टेट्स दैट दे आर क्रिमिनल बाय बर्थ, जिसमें अहिर्स, गुर्जर्स, जाट, चमार, बाद में सन्यासियों को भी उसमें इंक्लूड किया गया, सन्यासी, हिल ट्राइब्स, ये लोग जो है कास्ट सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट colonial laws and seeking self-rule for India, such as the previously ruling families of Kallars and Marawars in South India and non-loyal castes in North India, such as Ahirs, Gurjars and Jats, were called predatory and barbarian. इनको जो है predatory, barbarian, criminal declare कर दिया and added to the criminal caste list. Some caste groups were targeted using Criminal Tribes Act even when there were no reports of any violence or criminal activity, but where their forefathers were known to have rebelled against Mughal. जिन्होंने मुगल के खिलाफ भी रिबेल किया, उनको भी उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया और ब्रिटिश अथॉरिटीज, और दीज कार्ड्स वे डिमांडिंग लेबर राइट्स। कुछ लोग जो कि लेबर राइट्स डिमांड करना शुरू किए और टैक्स जो कलेक्शन अथॉरिटीज थे उनकी सारी बातों को मानने से वो इनकार कर दिए और वो डिमांड किए, अपने अधिकार डिमांड करना शुरू किए। उनको उन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की तरह पूरे के पूरे समाज को, उस कम्युनिटी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। द colonial government prepared a list of criminal castes and all members registered in these castes by caste census were restricted in terms of religions। अब देखिए अब ये जो है कास्ट सेंसस कराते हैं, कास्ट सेंसस करा करके और उसके बाद फिर ये कास्ट आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप्स को, एंड दे वर रेस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ रीजन्स दे कुड विजिट, मूव अबाउट, और पीपल विथ होम दे कुड सोशलाइज। इनके ऊपर सोशल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, सोशल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। इन सर्टेन रीजन्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया इंटायर कास्ट ग्रुप्स वर प्रिज्यूम्ड गिल्टी बाय बर्थ, arrested, children separated from their parents and held in penal colonies or quarantined without conviction or due process। देखिए ये कितना बारबेरियन है ये पूरा का पूरा जो है ये इनका सिस्टम जो है। बाय द क्रिमिनल बाय बर्थ लॉज against targeted castes were enforced until mid 20th century. With the expansion of criminal caste list in West
and South India through 1900 to 1930. 31 में जब ये hundreds of Hindu communities were brought under Criminal Tribes Act. Sorry, by 1931, the colonial government included 237 criminal castes and tribes under the act in the Madras presidency alone. अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 237 क्रिमिनल ग्रुप्स कास्ट को लोगों ने आइडेंटिफाई करके और उनके सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन कर दिया, उनको जो है बहिष्कार कर दिया, उनको यहाँ तक कि लैंड राइट्स पे नहीं दिया. Colonial officials, for instance, enacted laws that such as Land Alienation Act in 1900 and Punjab Pre-emption Act in 1913, listing castes that could legally own land and denying equivalent property rights to other census determined castes. जो कास्ट सेंसस इन लोगों ने किया उसका किस तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया ये देखिए. These acts prohibited the intra-generational transfer of land from land-owning castes to any non-agricultural caste and thereby preventing economic mobility of property and creating consequent caste barriers in India. और प्रमाण चाहिए आपको? और प्रमाण चाहिए? कहीं भी हिंदू समाज जो है में कोई सोशल डिवीजन था ही नहीं. सोशल एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की तो बात ही करना नहीं करनी चाहिए. कहीं भी शोषण तो कभी हुआ ही नहीं और कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जो है वो एलिमिनेट करता था, अलग करता था समाज किसी भी ग्रुप को. ये सारा का सारा खेल आक्रमणकारियों ने रचा जिसमें मुगल्स ने शुरुआत की लेकिन वो बहुत पेनिट्रेट नहीं कर पाए क्योंकि अकल कम था उन लोगों को. तलवार की जोर पे शासन करने वाले लोग थे, तलवार की जोर पे जो है शासन करते थे. सीधे सीधी गर्दन काट दो, क्यों हमारी बात नहीं सुनता है, ये उनकी पॉलिसी थी. तो वो लोग जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए. लेकिन ब्रिटिशर्स, ये लोग जो है ये चतुर लोग थे, इन लोगों ने समाज को अंदर से तोड़ दिया. आपका जो है वो आपकी जो गुरुकुल थे, गुरुकुल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. इलीगल, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप अपना एंशिएंट टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया. अब यहाँ के बच्चे जो है भारतीय बच्चे संस्कृत सीखना बंद कर दिए. आज के डेट में भी संस्कृत नहीं जानते हैं. आप अपने जो है एंशिएंट जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं क्योंकि आपको संस्कृत आती नहीं है. और गुरुकुल में जो गुरु जो आचार्य थे जो कि आपको वैदिक शिक्षा देते थे उसको जो है उन लोगों ने कानूनन बैन कर दिया उसको. और मॉडर्न एजुकेशन में जो है अनाप शनाप लिख करके सब इतिहास के, मॉडर्न साइंस के नाम पर, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर उन लोगों ने अनाप शनाप तोड़ मरोड़ करके आपके पूरे के पूरे जो ये है आपके अंदर एक हीन भावना भर दी. आपको जो है जंगली बता दिया, आपको बंदरों की पूजा करने वाले और पेड़ों पर रहने वाले एक निहायत ही निकृष्ट किस्म के रूप में जो है आपके अंदर में डाल दिया और ताकि वो आपके ऊपर शासन कर सके. और आप धीरे करके जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरेशंस बाय जनरेशंस बीतता चला गया और आप उन बातों को सच मानने लगे जो कि सही नहीं था. और आज जो है, आज जबकि समाज इतना आगे बढ़ गया है, अब जो है उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप जाइए, संस्कृत सीखिए, अपने टेक्स्ट को पढ़िए, आपने पुराने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं उनको पढ़िए और पढ़ करके जानिए कि आपका भारतीय समाज कितना उन्नत था. ये भारतीय समाज जो है वो दुनिया के किसी भी समाज से कहीं बहुत ज्यादा उन्नत था और उसमें जो है वो उत्पीड़न नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी. आपको पता है पहली बार जातिगत दंगे कब हुए? महात्मा गांधी की हत्या के बाद पुणे में 57 ब्राह्मणों को मारा गया खोज करके. ये पहली रिकॉर्डेड जातिगत दंगा था इंडिया में. ब्रिटिश मैकेनिज्म जो दिमाग के अंदर जो कूड़ा कचरा जो भरा गया आपके, उसका नतीजा जो है ये निकल करके आने लगा. और ये जो है ये घृणा, ये जो एक दूसरे के प्रति द्वेष, ये फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है.
लोग जो है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपनी कुछ सत्ता हासिल करने के लिए ये घृणा आपके अंदर और बढ़ा रहे हैं और फैला रहे हैं। लेकिन आप जो है वो उन्नत हिंदू हैं, आप जागृत हिंदू हैं। आप अपने धर्म को जानिए, आप अपने समाज को जानिए और इस घृणा के व्यापार को समझिए। ये जो घृणा का जो राजनीतिक व्यापार जो फैला करके लोग सत्ता की रोटी जो सेक रहे हैं, उनको पहचानिए और इससे बाहर निकलिए। धन्यवाद।